बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन के चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताते हैं हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के रेफरेंस में उन्होंने बताया है, मैं व्हाइट बोर्ड पर शो करता हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये आपके पास सेल है जिसमें ग्रीन वाले पोटेशियम है और रेड वाले सोडियम है। अब सेल को अंदर पोटेशियम की ज़रूरत है, लेकिन देखा है सेल के अंदर पहले ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पोटेशियम बहुत थोड़ा है। तो अगर हम डिफ्यूजन के लिए छोड़ देंगे तो डिफ्यूजन से तो पोटेशियम सेल से बाहर चला जाएगा। हम कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो अंदर पोटेशियम चाहिए ही चाहिए। हम एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं और ज़बरदस्ती बाहर से पोटेशियम को अंदर भेज देते हैं। इसी तरह सेल चाहता है अपने अंदर से सोडियम को बाहर निकाले, हालांकि बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम ज़बरदस्ती सोडियम को बाहर निकालते हैं, एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस सोडियम को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ की जाती है, इसकी बेस पे हमारे पास दो तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर तो आप सिंपली एटीपी यूज़ कर रहे हैं इनको मूव करने के लिए तो वो तो हो गई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर आप कंसंट्रेशन डिफरेंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी हम मजीद डिटेल में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी के बारे में बता दिया। इन दोनों में यूज़ कैरियर प्रोटीन ही हो रही होती है, अलबत्ता सोर्स ऑफ एनर्जी फ़र्क है, एक में एटीपी है और एक में आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल स्टार्ट कर। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल देखते हैं तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन और क्लोराइड और कुछ अदर आयंस भी हैं जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। इनमें ख़ास तौर पे सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप याद रखिएगा, हमेशा ऐसी कैरियर प्रोटीन होती है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रही है। ठीक है, ये बात याद रखिए आपने। अच्छा चलो, हमने सोडियम पोटेशियम पंप को बड़ा डिटेल में स्टडी किया है क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप है भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है जो मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी इन्हीं आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाला पंप। तो इस पंप को हम मजीद स्टडी करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखें कि दो सब यूनिट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको हम अल्फा सब यूनिट कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100,000 है। ठीक, और एक थोड़ा छोटा सब यूनिट है जिसको हम बीटा सब यूनिट कहते हैं। बीटा सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 55,000 है। ठीक, फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ बाइंडिंग साइट्स हैं। वो कौन कौन सी बाइंडिंग साइट्स हैं? 3 बाइंडिंग साइट्स हैं इसके ऊपर सोडियम आयंस के लिए, 2 बाइंडिंग साइट्स हैं इसके ऊपर पोटेशियम आयंस के लिए। ठीक है, और एक इसके पास साइट है एटीपी को यूज़ करने के लिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एक्टिविटी की साइट है जो कि सोडियम बाइंडिंग साइट के करीब करीब ही है। ठीक है, तो याद रख लेंगे सोडियम के लिए 3 बाइंडिंग साइट्स, पोटेशियम के लिए 2 बाइंडिंग साइट्स और एटीपी यूज़ करने के लिए इसके पास जगह मौजूद है। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से काम होता है। अच्छा, ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, इसकी जो एक्टिविटी है मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे शो करता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। ये सारा पैराग्राफ इसकी एक्टिविटी ही को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, ये आपने समझना है सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप है। ये इनसाइड द सेल, ये आउटसाइड द सेल। ग्रीन वाले पोटेशियम है और रेड वाले आपके पास सोडियम है। सेल के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम डिफ्यूजन करवाएं, सिंपल डिफ्यूजन, तो वो होगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन के मुताबिक पोटेशियम चला जाएगा इस साइड पे, जारी बात है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसनट्रेशन। पोटेशियम सेल से बाहर चला जाएगा और सोडियम सेल के अंदर आ जाएगा। ये इफेक्ट होगा। हम जिद्दी लोग हैं, हमने ऑपोजिट काम करवाना है। हम चाहते हैं कि पोटेशियम ऑल्दो बाहर बहुत थोड़ा सा है फिर भी मज़ीद पोटेशियम सेल के अंदर ले आए, और सोडियम ऑल्दो बाहर ज़्यादा है फिर भी मज़ीद सोडियम बाहर भेजना है हमने। ठीक है, तो इसके लिए हम एनर्जी यूज़ करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वो देखते हैं किस तरह से होगी। ये आपके पास क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप में आप देख रहे हैं 3 बाइंडिंग साइट्स हैं सोडियम के लिए और 2 बाइंडिंग साइट्स हैं पोटेशियम के लिए। सोडियम वाली बाइंडिंग साइट्स इनसाइड द सेल, पोटेशियम वाली बाइंडिंग साइट्स आउटसाइड द सेल। लो जी, तीनों सोडियम की बाइंडिंग साइट्स पे आके 3 सोडियम अटैच हो गए और तीनों पोटेशियम की बाइंडिंग साइट्स पे आके, सॉरी, दोनों पोटेशियम की बाइंडिंग साइट्स पे आके ये 2 पोटेशियम बाइंड हो गए। अच्छा, अब क्या करें? चूंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जाना है इसलिए हम एटीपी यूज़ करते हैं।
ये इस तरह से मौजूद है ना, 2 बाइंडिंग साइड इधर है, 3 बाइंडिंग साइड इधर है। अच्छा देखो, एटीपी को यूज करते हैं, एटीपी को ब्रेक करते हैं टू एडीपी और फॉस्फेट, उससे जो एनर्जी हासिल होती है उस एनर्जी से हम कहते हैं जोर लगा कर हैया, और इसको हम यूं रोटेट कर देते हैं, रोटेट। तो ये वाले नॉर्मल भाई यूं घूम चुके हैं, सोडियम वाली साइड्स बाहर चली गई, सोडियम को बाहर जाकर रिलीज कर दिया और पोटेशियम को अंदर सेल के ले आए। दोबारा इसने वापस चले जाना है, दोबारा सेल के इंटीरियर से सोडियम्स को अपने साथ अटैच करेगा, बाहर से पोटेशियम्स को अटैच करेगा, एटीपी को यूज करेगा और जान मार के यूं कर देगा, उनको बाहर निकाल दिया, इनको अंदर ले आया। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यूं करता चला जाएगा, क्योंकि एटीपी हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस और ज़्यादा होता गया, और ज़्यादा होता गया, मतलब इस साइड पे आपके पास पोटेशियम को बहुत ही ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब एटीपी तो हमें एनर्जी दे ही है, लेकिन डिफ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा, डिफ्यूजन ज़्यादा जान मार रही है। मतलब एटीपी तो कह रही है कि भाईजान ये जो पोटेशियम है इनको बाहर से अंदर लेके आओ, लेकिन डिफ्यूजन कह रही है खबरदार अब तो मैंने छोड़ना नहीं है यार, अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में कई दफ़ा ये बेचारा जो पंप है ये उल्टा भी चल जाता है, यानी बजाय इसके कि ये पोटेशियम को बाहर से अंदर लेके आए, डिफ्यूजन इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है कि एटीपी की एनर्जी भी डिफ्यूजन का गुस्सा ठंडा नहीं कर पाती, एटीपी की एनर्जी डिफ्यूजन की एनर्जी से कम हो जाती है, तो ये पोटेशियम जो है ये अंदर आने के बजाय बाहर चले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में एटीपी यूज डेफिनेटली नहीं होगी, बल्कि एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी अगर ये एटीपी पंप उल्टा काम करेगा तो एडीपी और फॉस्फेट मिलकर एटीपी फॉर्म कर देंगे, और अगर ये सीधा काम करेगा तो एटीपी यूज हो जाएगी और एडीपी और फॉस्फेट बन जाएंगे। समझ आ रही है बात की? यानी अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो फिर तो एटीपी यूज हो रही है, लेकिन अगर डिफ्यूजन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम एटीपी की एनर्जी यूज़ करने के बावजूद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पा रहे, तो हम कहते हैं चलो खैर है, इस पंप को रिवर्स डायरेक्शन में चलने दो, और जब पंप रिवर्स डायरेक्शन में चलता है तो एटीपी फॉर्म हो जाता है। समझ आ गई बात की? तो ये वो चीज़ थी जो गाइड में उन्होंने यहाँ पे सारी डिस्कस की हुई थी, और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे उन्होंने रिवर्स का बताया हुआ है कि किस तरह से अगर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो रिवर्स भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं कि कुछ सेल्स ना अपनी कुछ तकरीबन 60-70% एनर्जी एटीपी इसी काम में यूज़ कर देते हैं, इतनी ज़्यादा वो इसको अहमियत देते हैं। फिर आता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये सेल के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है भाई, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सी नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं, या प्रोटीन्स होती हैं और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। अगर हमने सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप को ना यूज़ किया तो चूंकि अंदर नेगेटिव चार्ज हैं, बाहर से पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आई जाएंगे। जब बाहर से पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आएंगे, सेल के अंदर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगी। एज अ रिजल्ट ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी बाहर से सेल के अंदर आई जाएगा और भाई सेल बर्स्ट कर जाएगा। को खुदा का खौफ करो, क्या हो गया? ठीक हो गई बात? तो सेल को बर्स्ट से बचाने के लिए, उसके वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम एटीपी लगाते हैं, जोर लगा के हैया करते हैं और तीन सोडियम को बाहर ज़बरदस्ती पुश कर देते हैं। अगर हमने ज़बरदस्ती काम ना किया और अपने हाल पे सारा कुछ छोड़ दिया तो सेल के अंदर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम साहब अंदर आई जाएंगे और सेल बर्स्ट कर जाएगा। तो सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करने में सोडियम पोटेशियम पंप का एक बहुत अहम रोल है। आप सोचेंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयंस को अंदर भी तो लाते हैं ना, तो भाई 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लाते हैं जबकि 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजते हैं। तो अगर नेट रिजल्ट देखो तो 1 पॉजिटिव आयन को एक्स्ट्रा बाहर भेजा है हमने। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप नेट रिजल्ट अगर आप देखो तो 1 एक्स्ट्रा आयन बाहर भेज रहा है, ज़्यादा बाहर भेज रहा है, क्योंकि अंदर 2 आ रहे हैं, बाहर 3 जा रहे हैं, तो नेट रिजल्ट 1 आयन बाहर जा रहा है। यही वो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप भी है कि अगर आप इलेक्ट्रोजेनिकली भी देखें तो ये अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अंदर कम ला रहा है, बाहर ज़्यादा भेज रहा है। अंदर तो 2 पोटेशियम लाता है ना पॉजिटिव, और बाहर 3 सोडियम भेजते हैं पॉजिटिव। तो अगर ओवरऑल देखें तो बाहर पॉजिटिव चार्ज को भेज रहा है, जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो रही है। तो ये इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप आ गई। फिर आया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम। जिस तरह सोडियम और पोटेशियम के लिए पंप है, इसी तरह कैल्शियम को भी हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी यूज करके तो सेल के अंदर
अंदर से बाहर जबरदस्ती धकेलते रहती हैं। हम एटीपी यूज करके इस कैल्शियम को सेल से बाहर निकाल ही जा रहे हैं। ये भी जारी बात है, आपके वॉल्यूम को हेल्प करेगा, सेल के वॉल्यूम को एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर निकाल रहा था, कैल्शियम का पंप कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम एटीपी यूज करके जबरदस्ती सेल के अंदर से आयंस को बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर इसी तरह हाइड्रोजन आयंस का अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आयंस की भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो अहम जगहों पे हो रही होती है। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जहां आपको पता है कि बहुत एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं, तो हाइड्रोजन आयंस जरिए बातें सिक्रीट हो रहे होते हैं। और दूसरा आपकी लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में, लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में भी हम हाइड्रोजन आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी एनर्जी यूज करके हम हाइड्रोजन आयंस को ब्लड से निकालते हैं और यूरिन में डालते हैं, ब्लड से निकालते हैं यूरिन में डालते हैं। एटीपी यूज करके ऐसा कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, हालांकि यूरिन में पहले ही हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं और ब्लड में कम है, लेकिन चूंकि यूरिन तो बॉडी से निकल ही रहा है, ज़ाया ही होना है, तो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को इसी के थ्रू निकाल दें। हम एनर्जी यूज करके भी हाइड्रोजन आयंस को निकाल देते हैं डिस्टिल कॉन्फिगरेटिव ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सिंपल सी थी, यहाँ पे डिस्कस हो गई आपके पास। नेक्स्ट आता है एनर्जेटिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि भाईजान आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो करते जा रहे हैं, इसमें एनर्जी कितनी लगती है या कितनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेम्ब्रेन है, मिसाल के तौर पे इस साइड पे कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, इस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना शुरू की कम से ज़्यादा, इतनी करवा दी कि यहाँ पे 10 गुना मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 फोल्ड। मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ये वाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए आपके वो लग गई कोई तकरीबन 5 कैलोरीज। ठीक है, अब मज़ीद जान लगा रहे हैं, आप मज़ीद पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं कि यहाँ पे इतने थोड़े से रह गए और यहाँ पे ढेर सारे हो गए। इस साइड पे 100 टाइम्स हो गए पार्टिकल्स। तो 100 टाइम्स करने के लिए अब एनर्जी कितनी लगेगी? इंसान सोचता है कि यार कंसंट्रेशन 10 गुना इंक्रीज किया, पहले 10 थी अब 100 हो गई, तो 10 गुना नहीं, ऐसा नहीं है। 100 टाइम्स हो गया, अब एनर्जी 5 कैलोरीज की बजाय 10 कैलोरीज, यानी कि डबल एनर्जी लग रही है। ठीक, इसी तरह अगर आप मजीद करते जाओ हत्ता के यहाँ पे कंसंट्रेशन 1000 टाइम डेवलप कर दो, तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन 1000 टाइम डेवलप की है, यानी इतनी ज़्यादा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाई है, तो एनर्जी आपकी 3 टाइम्स लगना शुरू हो जाएगी। यानी पहले अगर 5 लग रही थी तो अब वो 15 कैलोरीज लगना शुरू हो जाएगी। तो हमने देखा कि एनर्जी जो है वो लॉगरिदम के साथ बढ़ रही है, यानी कि जैसे जैसे जीरो बढ़ता जा रहा है साथ साथ एनर्जी भी डबल या ट्रिपल या उस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है जीरो के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है ये लॉगरिदम के साथ बढ़ती है, इसलिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला 1400 लॉग C1/C2। C1/C2 तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना भाई, एक साइड पे अगर 1 टाइम है दूसरे पे 100 टाइम है तो 1/100 वो आपका निकल आएगा। लेकिन ये चीज़ आपने देख ली कि जब कंसंट्रेशन डिफरेंस 10 फोल्ड था एनर्जी लग रही है 1400 कैलोरी, जब कंसंट्रेशन डिफरेंस 100 फोल्ड किया तो एनर्जी लग जाएगी डबल, यानी 1400 के बजाय 2800। समझ आ गई बात की? तो ये आपके पास होगी एनर्जेटिक्स। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह की होती हैं, एक को ट्रांसपोर्ट होती है और एक काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है। ये दोनों मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए जी, आपने इस डायग्राम को समझना है। ग्रीन वाले आपके पास सोडियम है, इस साइड पे सोडियम ढेर मौजूद है और इस साइड पे सोडियम बहुत थोड़ा मौजूद है। तो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ठीक है, सोडियम यहाँ से यहाँ मूव करना चाहता है, इस बात का आपको पता है, किसी भी तरह बड़ी जान लगा के भी यहाँ से यहाँ मूव कर लेगा। दूसरी तरफ आप ब्लैक वाले पार्टिकल्स को देखें, ब्लैक वाले पार्टिकल्स इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा है जबकि इस साइड पे 2-4 ही हैं। ठीक है, हम चाहते हैं ब्लैक वाले पार्टिकल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करें, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करें। एक तो हाल ये है कि हम एटीपी यूज़ करें और यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरा हल बड़े मज़ेदार हल है। वो भला क्या? ये आपके पास एक कैरियर प्रोटीन है जिसके ऊपर 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। ये कैरियर प्रोटीन कहती है सोडियम ने तो यहाँ जाना है ना, सोडियम तो पूरी जान लगा रही है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, तो सोडियम यहाँ पर लगती है उधर पहुँचने के लिए। सोडियम के साथ ये एक ब्लैक पार्टिकल भी इधर अटैच हो जाता है। अब ये कैरियर प्रोटीन यहाँ से यहाँ मूव करती है
तो ब्लैक पार्टिकल भी आप देख रहे हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन आ गया, लेकिन एटीपी के यूज की वजह से नहीं आया, बल्कि सोडियम ने इस कैरियर प्रोटीन को जबरदस्ती कहा कि उधर घूमो, मैंने जाना है। तो देख नहीं रहे मेरी यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की देखा था कि ये बेचारी घूम गई, लेकिन देखा जाए तो ब्लैक पार्टिकल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, यानी ब्लैक पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चले गए। एनर्जी किसकी यूज हुई है? कोई एटीपी यूज हुआ है? नहीं, बल्कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस था ना, इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी हमने यूज की और साथ साथ ब्लैक पार्टिकल को भी ले गए। इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये को ट्रांसपोर्ट है कि सोडियम जा रहा था, साथ ही साथ एक ब्लैक पार्टिकल भी चला गया। ठीक, अब हम आते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट की तरफ। अब आप देखें रेड वाले पार्टिकल्स को। रेड वाले पार्टिकल्स इस साइड पे थोड़े हैं और इस साइड पे ज्यादा हैं, तो रेड वाले पार्टिकल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी अगर वो यहां से यहां आए। तो हमने रेड वाले पार्टिकल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड। अब ये हम कैसे करेंगे? एक और कैरियर प्रोटीन है जिसकी एक बाइंडिंग साइड इधर है, एक बाइंडिंग साइड इधर है। ठीक, इस तरफ ये रेड पार्टिकल को अटैच करती है और इस तरफ ये सोडियम को अटैच करती है। तो इधर आया, इसके पास एक सोडियम आके अटैच हो गया कि ओए भाईजान चलो घूमो, मैंने उस तरफ जाना है। जाहिर सी बात है, जायज़ बात है, जाना भी चाहिए, सोडियम की तो कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ एक रेड पार्टिकल ना इधर अटैच हो गया। यार ये मार्कर क्यों नहीं काम? इधर एक रेड पार्टिकल अटैच हो गया। ठीक है, अब सोडियम इस कैरियर प्रोटीन से कह रहा है कि भाईजान आप देख रहे हो मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आराम से बंदों के पुत्रों की तरफ वहाँ पे चलो। ये कैरियर प्रोटीन अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है, सोडियम को बाहर ले जाती है। एज अ रिजल्ट रेड वाला पार्टिकल यहाँ आ जाता है। तो रेड वाले पार्टिकल की एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ हो गई कामयाबी से। ठीक है, कैसे हुई है? सोडियम की वजह से। तो ये एक तरह से काउंटर ट्रांसपोर्ट था कि सोडियम यहाँ गया, बदले में हम रेड पार्टिकल को यहाँ ले आए। तो रेड पार्टिकल की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा ली हमने एटीपी यूज करवा के? नहीं, किस तरह से? सोडियम के कंसंट्रेशन डिफरेंस को यूज करके। तो ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये काउंटर ट्रांसपोर्ट है, यानी सोडियम जा रहा है काउंटर में, यानी एज अ रिजल्ट हमने रेड पार्टिकल को यहाँ मूव करवा लिया। और ये को ट्रांसपोर्ट थी कि सोडियम जा रहा था, साथ साथ ब्लैक पार्टिकल को भी ले गया। ठीक है, अब आपका वंस कॉन्सेप्ट काउंटर और को ट्रांसपोर्ट का क्लियर हो गया तो आगे आप एग्जांपल्स को बड़े आसानी से समझ सकेंगे। ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो है वो सोडियम आयंस के साथ को ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी सोडियम सेल के बाहर बहुत ज़्यादा था, उसने कहा कि मैं तो सेल के अंदर जा रहा हूँ, मुझे तो हक है। साथ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के जरिए वो भी सेल के अंदर चली गई, या अमाइनो एसिड भी को ट्रांसपोर्ट के जरिए वो भी सेल के अंदर चले गए। तो इस तरह से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स भी को ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल में एंटर होते हैं, और मुख्तलिफ नहीं बल्कि ग्लूकोज ही कहना चाहिए, ग्लूकोज भी एंटर होती है। तो वो आप देख रहे हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक, और इस तरह वो कह रहे हैं एटलीस्ट 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हमने देखा इसी तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसके बरक्स कैल्शियम और हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, यानी सोडियम कह रही है कि मैंने सेल के अंदर आना है, तो एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ कैल्शियम सेल के बाहर चली जाती है काउंटर ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन भी काउंटर ट्रांसपोर्ट को यूज कर लेती है। ये वाला काउंटर ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस का जो है ना, ये खास तौर पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन में यूज हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि सोडियम धड़ाधड़ ट्यूब्यूल से बाहर निकल के ब्लड में जा रहा है। एज अ रिजल्ट हम कहते हैं चलो तुम तो जा ही रहे हो, ब्लड से हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में ले आओ। तो आपने देखा हाइड्रोजन आयंस को हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी यूरिन में लाए थे, और हाइड्रोजन आयंस को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी यूरिन में ला रहे हैं। इसी तरह कैल्शियम को प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में भी पढ़ा था हमने, ये देखें यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी काउंटर ट्रांसपोर्ट में सेल के अंदर से बाहर निकाल रहे होते हैं। यानी सेल को बाहर निकालने के लिए कैल्शियम में काउंटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज हो रही है, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर शीट्स। बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी तक तो हम एक सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सेलुलर शीट के क्रॉस भी होती है, ये पूरा सेल ही क्रॉस कर जाती है। ये देखिए ऊपर आपको उन्होंने एग्जांपल भी दिखाई हुई है कि एक मेम्ब्रेन की बजाय पूरे सेल के क्रॉस हम पास करवा लेते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये जो सेलुलर शीट्स के क्रॉस ट्रांसपोर्ट है ये आपकी इंटेस्टिनल एपिथेलियम में हो रही होती है, एपिथेलियल रीनल ट्यूब्यूल्स में हो रही होती है, एपिथेलियम ऑफ ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हो रही होती है, गॉल ब्लैडर के एपिथेलियम में हो रही होती है। यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए कहाँ कहाँ हो रही होती है। ठीक, ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है? इसमें डिफ्यूजन भी यूज होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज होती है, लेकिन ओवरऑल तो चूंकि एनर्जी लग रही है तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे ना। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये देखें, हमने यहाँ से पार्टिकल्स को यहाँ भेजना है,
लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है। बीच में ये सेलुलर शीट मौजूद है। अब सेलुलर शीट में हम करते क्या हैं, यहाँ पे ना हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पार्टिकल्स को सेल के अंदर एंटर करवा देते हैं। ठीक है, पार्टिकल सेल के अंदर आ गए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इधर कंसंट्रेशन सेल की निस्बत कम है, तो ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कर देंगे फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ किए और इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई। अल्टीमेटली यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ गए, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आ गए हमारे पास। तो एक मेम्ब्रेन पे डिफ्यूजन हुई और एक मेम्ब्रेन पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बस आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से कौन कौन सी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम यही ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। हाइड्रोजन आयंस की कहीं करवा रहे हैं, कहीं सोडियम आयंस की करवा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बस एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।